अब हम महत्वपूर्ण बिंदु करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, यानी गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या रही है। देखो, इन सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करें, ठीक है, तो वो धर्म के क्षेत्र में अलग हैं, वो साहित्य के क्षेत्र में अलग हैं, वो कला के क्षेत्र में अलग हैं, विज्ञान के क्षेत्र में अलग हैं। इस प्रकार हर क्षेत्र के अंदर गुप्त काल में अपनी एक अलग ही सांस्कृतिक उपलब्धियाँ रही है। देखिए, गुप्त काल है, उसमें वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हो गया। वैदिक धर्म है वो मुख्य धर्म था। चूँकि ये लोग विष्णु के उपासक थे, इसलिए वैष्णव धर्म में वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इन लोगों ने वैदिक कर्मकांडों में अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जिनका साक्ष्य में कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के किए हुए अश्वमेध यज्ञों से पता चलता है। यहाँ वैदिक धर्म है उसका पुनरुत्थान हुआ था। वैष्णव धर्म है वो अपनाया गया था गुप्त शासकों द्वारा, वैष्णव अनुयायी थे वो, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को पूरा संरक्षण मिला था। कहने का मतलब है ये धर्म सहिष्णु शासक हुए हैं, ठीक है। इस समय की राजभाषा थी वो संस्कृत थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य के सुशासन के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है बिल्कुल व्यवस्थित शासन था, जहाँ किसी प्रकार के झगड़े या चोरी चकारी की संभावनाएं नहीं थी। इस प्रकार एक सुव्यवस्थित राज्य बताया गया किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और ये एक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विशेष बात थी। हम गुप्त काल की साहित्यिक उन्नति की बात करें तो गुप्त काल के अंदर अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने साहित्यों के द्वारा भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया है, जैसे कालिदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। ये साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की महान विभूतियाँ हैं। कालिदास को हम देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध रचना है इनकी। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक नाटक है। मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये भी कुछ कालिदास की मुख्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास की रचनाएं हैं जो गुप्त काल की हैं। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। और अमर सिंह ने इस समय लिखा था अमर कोश। विशाख दत्त भी इस समय के प्रमुख विद्वान हुए हैं, जिनकी प्रमुख रचना है मुद्रा राक्षस। बार बार पूछी जाती है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, ठीक है। दूसरी अगर आप साहित्य में आगे बात करें, धर्म के लिंक से बात करें, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, जो जिस रूप में आज हम प्राप्त कर रहे हैं उनका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। अर्थात रामायण, महाभारत, मनुस्मृति का जो वर्तमान रूप है वो हमें गुप्त काल से ही प्राप्त हुआ है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये इस समय के वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिष के रूप में विख्यात हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा ही प्रभावशाली योगदान दिया है। ज्योतिष को बढ़ाने में, गणित को बढ़ाने में इन विद्वानों का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी समय दशमलव का विकास हुआ था और ये दशमलव प्रणाली है वो अरबों के माध्यम से समस्त यूरोप तक पहुंची थी। अब हम बात करें कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल का अपना एक अलग ही विशेष योगदान है। इनकी कला की बात करें तो उसके नमूने हम आज भी देख रहे हैं। देखिए झांसी, देखिए देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर अपने आप में एक उल्लेखनीय कृति है। इसी प्रकार कानपुर में भीतरी गांव का ईंटों से बना हुआ मंदिर कला में एक महत्वपूर्ण देन है। अजंता की गुफाओं के अंदर गुप्तकालीन चित्रण किया हुआ है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी चित्रकारी है जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दिल्ली का लौह स्तंभ, इसके बारे में सब जानते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसा अवशेष है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी गुप्त काल की कला की जानकारी दे रहा है। इसी प्रकार नालंदा में 80 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति गुप्तकालीन देन है।
सुल्तानगंज में 7.5 फुट की बुद्ध की मूर्ति जो तांबे से बनी हुई है वो भी गुप्तकालीन कला का संकेत दे रही है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, कला के क्षेत्र, हर क्षेत्र में गुप्त काल अपने आप में एक स्वर्णिम युग था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन समाज की। देखिए, अन्य पहले के समाजों की भांति गुप्त काल में भी समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था, और ये 4 वर्ण पहले की भांति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 थे। लेकिन इन सब के अंदर भी ब्राह्मण जो वर्ग है ये सबसे प्रभावशाली और सबसे विद्वान वर्ग माना गया था। ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन करना, वेद अध्ययन अध्यापन कराना, यज्ञों का संपादन करना, ये सब कार्य ब्राह्मण वर्ण के थे जो समाज में इनको एक उच्च स्थान प्रदान करते थे। इसी प्रकार क्षत्रिय का शासन कार्य था कि वो प्रजा की रक्षा करें, तो इस प्रकार रक्षक के रूप में क्षत्रिय थे। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, ये जो व्यवसायगत परिस्थितियाँ थी वो वैश्य वर्ग की थी। अर्थात वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, इनकी देखभाल, उनकी बढ़ोतरी। और शूद्र हैं ये इन उपरोक्त वर्णों की सेवा करने वाले थे। इस प्रकार समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। हाँ, हम ये बात करें कि इस समय व्यवसायों का बंधन पूरी तरीके से शिथिल हो चुका था, ढीला हो चुका था। यानी एक वर्ण अपने काम को बदलकर दूसरा काम कर सकता था, लेकिन काम के आधार पर उसका उल्लेख नहीं था। उसका अभी भी दर्जा, उसके वर्ण का दर्जा उसकी जाति पर ही आधारित था। ठीक है, हालांकि उसको व्यवसाय बदलने की इजाज़त थी। इस समय स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। कोई भी धार्मिक कार्य हो, हर धार्मिक कार्य के अंदर पति के साथ पत्नी होती थी। ठीक है, गुप्त काल के अंदर पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन स्वयंवर प्रथा यहाँ विद्यमान थी। हमारे शास्त्रों के अंदर जिन 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है, सभी प्रकार के 8 विवाह हैं वो गुप्त काल के अंदर मौजूद थे। गुप्त काल के अंदर कुछ मिश्रित जातियों का अस्तित्व था। यहाँ मिश्रित जातियाँ देखिए क्या है। देखिए, अपनी समान जाति के अंदर उत्पन्न है वो एक सहजाति स्थिति है, लेकिन जो लोग अंतर जाति विवाह करते थे एक जाति से दूसरी जाति में, तो अंतर जाति विवाह से जो जाति पैदा होती थी उसको मिश्रित जाति का दर्जा दिया गया है, संकर जाति का दर्जा दिया गया है। तो उसमें मूर्धावसिक्त, कर्ण, अम्बस्ट, पार्श्व, उग्र, ये उस समय की मिश्रित या अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतानें या जातियां थी। ठीक है, इस समय एक नया वर्ग भी समाज में उदय हो रहा था, और वो नया वर्ग था कायस्थ वर्ग, जो एक लिपिक की तरह है मौजूद था। तो एक नया वर्ग जो गुप्त काल में उदय हुआ वो कौन सा था? कायस्थ वर्ग। इस समय गुप्त काल के अंदर नारी है उसका बिल्कुल आदर्श चित्रण प्रस्तुत किया गया, एक आदर्श के रूप में उसे माना गया, उसे सम्मान हर अधिकार प्राप्त थे। यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी और उसके पुत्र नहीं होता था तो उसकी संपत्ति है वो अपने आप पत्नी को प्राप्त होती थी। इस प्रकार पति की संपत्ति की अधिकारिणी भी पत्नी थी। तो हम कह सकते हैं नारी है वो गुप्तकालीन समाज के अंदर उच्च स्थिति को प्राप्त थी। ठीक है, तो ये था हमारा गुप्तकालीन स्थिति। इसमें ध्यान रखें, इस बिंदु पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। धन्यवाद।